कुमार। नमस्ते, मैं रितेश कुमार, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली से बीटेक करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी छोड़कर अपने देश को पूरी दुनिया में एक बेहतर मुकाम देने की मनसा अपने अंदर रखकर मैं रिसर्च में लगा था। इस दौरान एक सपना जो कभी मेरे पीछा नहीं छोड़ा, एक सपना जो हमेशा मेरा पीछा चलता रहा, वो सपना था भारत के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने का, भारत के एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करने का। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसी शिक्षा तंत्र, एक ऐसी शिक्षा पद्धति फिर से बहाल करने का जो भारत को फिर से विश्वगुरु का दर्जा दिलाए जो उसे सदियों पहले प्राप्त था। साथियों, इसके लिए मैं उन सभी तत्वों को पहचाना हूँ जिसके अभाव में हमारा शिक्षा तंत्र मरता जा रहा था, और बिल्कुल ही यूनिक मेथोडोलॉजी एंड वर्किंग फिलॉसफी पे मैं नर्सरी से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए नवादा में एक स्कूल की रचना किया हूँ, जहाँ पे बच्चों के अंदर बचपन से ही उसे लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित करना है, उसके अंदर साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करना है, रोट लर्निंग नहीं करवाना है, रटने रटाने वाली पढ़ाई को ख़त्म करना है। साथियों, नवादा से हजारों विद्यार्थी हर साल 10वीं तक की पढ़ाई का जो उनका गलत तरीका होता है, जो गलत एकेडमिक प्रोग्राम होता है, गलत मेंटरशिप होती है, जिसमें बच्चा का जीवन का उद्देश्य ही 10th बोर्ड बना दिया जाता है और उसके लिए उसे रोट लर्निंग करवाया जाता है, रटवाया जाता है और बच्चा बड़ा खुश होता है, पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। जब बच्चे के 97%, 98% मार्क्स आते हैं तो पेरेंट्स और बच्चे सभी खुश होते हैं, क्योंकि वो अनजान होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि शिक्षा सही मायने में कैसे हासिल करना है और उसकी उपयोगिता आगे कैसे होना है। जब 10वीं के बाद बच्चा बाहर जाता है आईआईटी या नीट की तैयारी करने के लिए, तो आप अपने आसपास समाज में देखिए, ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जिनको आगे का पढ़ाई बोझ लगने लगता है। 10वीं के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो 10-20 लेक्चर के बाद उनको आगे की चीज़ समझ में नहीं आता और उनका जीवन धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगता है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं इस स्कूल की रचना किया हूँ। साथियों, इससे जुड़ी मैं कई सारी जानकारी को आपको दे चुका हूँ। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पढ़ाई का जो तरीका है, सिर्फ कोल्हू की बैल की तरह आप रटने में लगे हैं, अगर आप स्मार्टनेस के साथ काम नहीं करते हैं, किसी भी सवाल को आप स्मार्टली सॉल्व नहीं करते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं, अगर आपके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, तो कोल्हू की बैल की तरह अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उससे आप अच्छा कंपटीशन में अच्छी स्कोर नहीं कर सकते। आप अपने आसपास इस चीज़ को देख सकते हैं कि कई लोग बहुत सारे मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनका परिणाम नहीं मिलता है। साथियों, इसको मैं एक कहानी से आपको समझाना चाहता हूँ और ये सच्ची कहानी है। साथियों, एक बच्चा था, जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ उसके माताजी का मृत्यु हो गया। माताजी जब चले गए, बच्चा बड़ा हुआ, पिताजी का साया उनके ऊपर था, और जब 11 साल का वो बच्चा होता है तो एक रोड एक्सीडेंट में उसका बायां हाथ जो है ख़त्म हो जाता है, कट जाता है। उसके बाद जब 13 साल का वो बच्चा होता है तो उसके मन में, दिल में एक भाव उत्पन्न होता है कि हमें कराटा सीखना है। इस बात को लेकर के अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मुझे कराटा सीखनी है। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा तो ये बायां हाथ नहीं है, अगर तुम्हारे पास बायां हाथ नहीं है और तुम कराटा सीखने जाओगे तो तुम कैसे सीख पाओगे। साथियों, ऐसे कई सारे लोग हमारे समाज में हैं। हमारा इतिहास जो है इस बात का गवाह है कि ऐसे कई सारे लोग इस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिन्होंने अनहोनी को होनी किया है, जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। उसी में से एक इस बच्चों की कहानी है। जब वो बच्चा 13 साल का था, अपने पिताजी से बार बार जिद करने लगा कि मुझे कराटा ही सीखनी है। उनके पिताजी बार बार उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा नहीं मानता है। फिर पिताजी जो है बच्चों के जिद के आगे झुक करके अपने बच्चों को एक कराटा गुरु के पास ले जाते हैं। जब कराटा, वहाँ पे उनके शहर में बहुत सारे लोग कराटा गुरु होते हैं, लेकिन उनके पिताजी जो है जब कराटे गुरु के पास जाने के पहले बहुत सोचते हैं। साथियों, हम सभी को अपने जीवन में यही जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए किसी भी मैनेजमेंट का एक फंडा है। साथियों, अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में भी आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें सफल हो जाएं, तो सबसे पहले उसके लिए 90% प्लानिंग कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, आपको पढ़ाई करनी है, आगे आईआईटी करनी है, आपके पास प्लानिंग ही नहीं है, कहाँ पे जाना है, किसके पास जाना है, कैसे लोगों के पास पढ़ना है, कौन से मटेरियल से करना है, क्या कॉन्सेप्ट अच्छे, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, इससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। कहीं भी आप चले जाएंगे, किसी से भी पढ़ना शुरू कर देंगे, बताने वाले लोग कुछ भी बताएंगे,
ऐसे चीज़ बताएंगे जो खुद उन्हें समझ में आता है, ऐसी चीज़ों को आपको समझाएंगे जो परीक्षा में पूछना नहीं है। तो ये प्लानिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो अलग ग्रह से नहीं आते। आप ही में से कुछ लोग होते हैं जो सफल होते हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग बहुत तगड़ी होती है। तो साथियों, मैं उस बच्चों के बारे में बता रहा था, तो उनके पिताजी अगले 1 महीने तक अपना पूरा 1 महीने का समय सिर्फ इस बात पे लगाते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों को कराटा सिखवाऊंगा तो इसके लिए मैं गुरु कौन सा चुनूं, क्योंकि शहर में बहुत सारे गुरु हैं। तो सभी चीज़ों का पूरा एक असेसमेंट करके अपने आप में एक कंक्लूजन निकालते हैं कि मैं ऐसे गुरु के पास ले जाऊंगा जो खुद कभी नेशनल में खेला हो। अगर मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा कराटा सीख करके वो नेशनल लेवल का प्लेयर बने, तो उनके बाबूजी कहते हैं कि सबसे पहले मैं ऐसे गुरु के हाथ में दूंगा जो खुद कभी नेशनल में खेले हैं, खुद नेशनल लेवल के चैंपियन के साथ वो युद्ध किए हैं। आपके जैसे नहीं है कि कहीं भी डाल दिए बिल्डिंग देख करके, इसी क्लासरूम को देख करके। जो आदमी कभी खुद जिला स्तर का कंपटीशन नहीं निकाला, वो आपके बच्चों को नेशनल लेवल के कंपटीशन के लिए कैसे तैयार करेगा। तो साथियों, उसके जो पिताजी होते हैं इसके पीछे 1 महीने का समय लगाते हैं और बहुत ही अच्छी से प्लानिंग करके अपने बच्चों को एक ऐसे गुरु के पास ले जाते हैं, एक ऐसे कराटा सिखाने वाले गुरु के पास ले जाते हैं जो खुद 10 साल पहले जो है नेशनल लेवल पे खेला था और जीता था। जब उसके पास ले जाते हैं तो जो कराटा गुरु होते हैं उस बच्चे को देख करके कहते हैं कि बेटा तुम कराटा कैसे सीखोगे, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है। बच्चा कहता है कि गुरुजी आप सिखाइए, मैं सीखूंगा और मेरा ये जीवन का उद्देश्य है। दिन रात उठते जागते सोते बैठते मैं कराटा सीखूंगा और अगर आप 2 बजे रात में भी कहेंगे तो मैं आपके साथ तैयार हूं। साथियों, उसकी जज्बा को देख करके, उसकी जुनून को देख करके कराटा गुरु उसको रख लेते हैं। बाबूजी वहां से चले जाते हैं और फिर जो कराटा गुरु होते हैं उस बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक सिखाते हैं। जब 5 महीने तक लगातार उस बच्चे को, जिसके पास एक हाथ नहीं है, बायां हाथ नहीं है, वो कराटा गुरु सिर्फ एक ही पैतरा सिखाते हैं, एक ही दाव सिखाते हैं, तो उस बच्चे के दिल में एक भाव उत्पन्न होता है, एक सवाल उत्पन्न होता है। बच्चा कहता है कि गुरुजी इस पिछले 5 महीने में आपने सिर्फ एक ही पैतरा सिखाया। आपके बारे में तो मैं बचपन में बहुत सुना था कि आप नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, नेशनल लेवल के चैंपियन हैं, आपने काफ़ी सारे पदक जीते हैं, काफ़ी सारे मेडल जीते हैं, तो क्या आपको एक ही पैतरा आता है क्या? और मैं सिर्फ यही पैतरा सीखने के लिए आपके पास आया हूं क्या? तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूं। अगर तुम कहीं और होते, तुम ऐसे गुरु से अगर कराटा सीख रहे होते जिन्होंने खुद कभी नेशनल लेवल में नहीं खेला है, जिन्होंने खुद कभी जीवन में कोई मैच को नहीं जीता है, हो सकता है कि उसके पास जितने भी नॉलेज हो, जितने तरह का वो पैतरा जानता हो, परफेक्शन किसी में नहीं है उसके पास, हो सकता है कि वो सभी पैतरा आपको सिखा देता। लेकिन बेटा वो सभी पैतरा जो ऐसे लोगों के द्वारा आपको सिखाया जाता, जो व्यक्ति खुद कभी ऐसे मैच में नहीं खेला है, वो आपके लिए किसी काम का नहीं होता। लेकिन बेटा मैं तुम्हारा गुरु हूं और मैं जानता हूं, मैं खुद नेशनल लेवल पे खेला हूं, मैं खुद नेशनल लेवल का चैंपियन रहा हूं, मैं खुद जो है पदक को जीता हूं, तो मुझे पता है बेटा कि नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए और उसमें जीतने के लिए तुम्हें कौन सी पैतरा सिखाना है। साथियों, पढ़ाई में भी यही होता है। पता है पटना में या फिर नवादा में अन्य जगहों पे मैं देखता हूं कि ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जिनका खुद फंडामेंटल क्लियर नहीं है, लेकिन समाज जो है ना साथियों, एक भेड़िया की भांति है। 500 बच्चों को बड़े बड़े हॉल में बैठ करके पढ़ा रहे हैं। पटना वगैरह में मैं देखता हूं, वो जो टीचर है ना, वो ऐसी ऐसी चीजों को बताते हैं, थ्योरेटिकल चीजों को बताते हैं, गाना की तरह रटवाते हैं, और उस 500 बच्चों में से इक्का दुक्का का भी रिजल्ट नहीं होता। लेकिन वो सभी बच्चे जो है ना, उनको इस बात से वो बिल्कुल भी अनभिज्ञ होते हैं कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। उनको लगता है कि गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं, हमारे शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है ना। कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सिर्फ 4 चैप्टर बताने के लिए पूरा साल लगा देते हैं, और बच्चा बड़ी मगन होकर के सुनता है, बहुत मगन होकर के नोट्स बनाता है, सारी चीजों को समझता है और बहुत खुश होता है। उसको कुछ भी परवाह नहीं होता कि हमारा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, या फिर हमारे लाइफ में 2 साल बाद क्या होगा। बस इस बात से खुश होता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है। और साथियों, ऐसे हजारों हजार विद्यार्थी
500-600 के ग्रुप में जो बड़े बड़े शिक्षक के पास बैठते हैं, पढ़ते हैं, उनमें से इक्का दुक्का का भी रिजल्ट नहीं होता, आप देखिए ना। लेकिन वो जो उम्र होता है बच्चा का, वो भटकाव का उम्र होता है, उसको क्या पता कि आगे क्या जीवन में होने वाला है। तो साथियों, जब उनका जीवन में जब सच्चाई से सामना होता है, तब तक उनके हाथ से समय निकल चुका होता है। मैं उस कराटा गुरु के बारे में बता रहा था। वो बच्चा बोलता है कि गुरुजी, मैं तो सुना था आपके बारे में कि आप नेशनल लेवल के चैंपियन हैं, आपने काफी सारे पदक जीते हैं, फिर आप पिछले 5 महीने से सिर्फ एक ही पैतरा क्यों सिखा रहे हो? आप क्या आपको कोई दूसरा पैतरा नहीं आता क्या? गुरुजी कहते हैं कि बेटा, तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारे गुरु हूं। मैं जानता हूं कि कौन सा वो पैतरा है जो तुम्हें इस मैच में, इस नेशनल लेवल के गेम में तुमको जीत दिलाएगा। अगर तुम कहीं और चले गए होते, किसी और के पास चले गए होते, कहीं भी चले गए होते, ऐसे लोगों के पास अगर तुम चले गए होते जिन्होंने खुद कभी नेशनल लेवल का मैच नहीं खेला है, लेकिन कॉमर्शियल पर्पज से उनके पास हजारों की भीड़ है, हो सकता है कि उनके पास जितना भी पैतरा होगा, जितनी भी जानकारी होगी, हो सकता है वो सभी पैतरा को तुमको सिखा देते, लेकिन बेटा उसमें से एक भी पैतरा तुम्हारे काम का नहीं होता। एक भी पैतरा ऐसा नहीं होता जो तुमको उसके लिए चैंपियन बनाता। एक भी पैतरा ऐसा नहीं होता जो तुमको पदक जीतने के लिए तुम्हारे लिए सहयोगी बनता। लेकिन बेटा, मैं जानता हूं कि नेशनल लेवल का चैंपियन बनने के लिए वो कौन सा पैतरा है, वो कौन सा पैतरा को कौन से समय लगाना है, इसीलिए मैं इस पैतरा को सिखा रहा हूं और मैं तुम्हारा गुरु हूं। जो मैं सिखा रहा हूं वही सीखो। बच्चा शांत हो जाता है। उनके जो शिष्य होते हैं वो फिर से मन से सीखने लगते हैं। साथियों, ये सिलसिला 7 महीने तक चलता है। 7 महीने के बाद गुरुजी उस बच्चे को अपने साथ लेकर के और गेम में ले जाते हैं जहां पे कराटा होना है। जैसे ही वो रिंग में उतरता है, उसके सामने एक महान योद्धा, उस बच्चा का उम्र उस समय 14 साल हुआ होता है, उसके सामने एक महान योद्धा उतरता है। लंबा होता है, चौड़ा होता है, बॉडी उसकी अच्छी होती है। सभी लोग देख करके शोर मचाते हैं, जितने भी लोग बैठे होते हैं, कि यार ये बच्चा 14 साल का बच्चा है, इसके पास एक हाथ नहीं है, इसका बामा हाथ कटा हुआ है, और इसके सामने 32 साल का ये आदमी जो दिखने में राक्षस जैसा दिखता है, ये तो बच्चों को खा जाएगा। जब सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि ऐसा मत करो, इस बच्चे की जान मत लो, मैच को रोक दो, तो इस चीज को देख करके रेफरी जो है मैच को रोक देता है। लेकिन उसके जो गुरुजी होते हैं वो बोलते हैं नहीं, जब तक मर नहीं जाता है या जब तक जीत नहीं जाता है, जब तक मैच का फैसला नहीं हो जाता है, तब तक मैच को नहीं रोकना है। रेफरी फिर से मैच को शुरू कर देता है और दोनों के बीच चलते रहता है, फाइटिंग चलते रहता है, कराटा चलते रहता है। एक समय ऐसा आता है कि वो बच्चा, वो 14 साल का बच्चा, उस 13 साल का वो बच्चा जिसके पास बामा हाथ नहीं होता है, उस महान योद्धा को परास्त कर देता है। साथियों, पूरा जो मैदान होता है वो तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता है और इस तरह से बच्चा जो है सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। जब सेमीफाइनल में पहुंचता है, वहां भी एक ऐसे योद्धा से भेंट होता है जो बहुत सारे पदक जीते होते हैं, जिनका शरीर बहुत ही विशाल होता है, जिसको देख करके लोग डर जाते हैं। फिर से लोग चिल्लाते हैं कि ये बच्चा तो मर जाएगा, लेकिन उसके जो गुरु होते हैं बोलते हैं नहीं, लड़ने दो। और लड़ता है, बहुत मारता है, ब्लड निकलने लगता है, वो बच्चा जार जार होकर रोने लगता है, गिर जाता है। रेफरी मैच रोकना चाहता है, लेकिन उसके गुरु कहते हैं कि मत रोको मैच को चलने दो, या तो ये मरेगा नहीं तो जीतेगा। एक समय ऐसा आता है कि दोनों के बीच मैच होने के बाद वो बच्चा सेमीफाइनल में जीत जाता है। फिर जब फाइनल में जाता है तो उसके सामने पूरे नेशनल लेवल का जो विजेता होता है, जिन्होंने कई एक पदक को अपने नाम कर रखा है, जिन्होंने कई सारे मेडल्स जीते हैं, उससे उसका सामना होता है। सभी लोग फिर से चिल्लाने लगते हैं और मैच शुरू हो जाता है। मैच शुरू होने के बाद उस बच्चे को, एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 13-14 साल है, एक ऐसा बच्चा जिसका बामा हाथ नहीं है, उस बच्चे को मारते मारते, पीटते पीटते, युद्ध में लड़ते लड़ते खून से लहूलुहान हो जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसके होश नहीं रहते हैं। और इस तरह से जो है पूरी पब्लिक जो फील्ड में होती है वो चिल्लाने लगती है कि बच्चा मर गया। रेफरी जो है मैच को रोक देता है। सभी लोग कहते हैं कि बच्चा मर चुका है, लेकिन जो उनके गुरु होते हैं, उस बच्चे के जो गुरु होते हैं, वो उस पब्लिक में से जो बैठे हुए हैं वो चिल्लाते हैं, रेफरी को कहते हैं कि तुम मैच मत रोको, बच्चे को उठने दो, फिर से लड़ेगा वो बच्चा।
या तो मरेगा नहीं तो जीतेगा। उस गुरु के बात को मानते हुए रेफरी फिर से मैच शुरू कर देता है, फिर से लड़ाई होता है, लहू लुहान खून से होता है, शरीर पूरा खून से नहाया हुआ होता है, और उसी स्थिति में फिर से वो लड़ना शुरू कर देता है। साथियों, असंभव को संभव करते हुए एक समय ऐसा आता है कि उस महान योद्धा के वो 13-14 साल का बच्चा जिसके बायां हाथ कटा हुआ है वो परास्त कर देता है। पूरा जो फील्ड होता है, पूरा जो ग्राउंड होता है, तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता है। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और पूरा जो पदक होता है, पूरा जो मेडल होता है उस बच्चों को मिल जाता है। साथियों, जब वो बच्चा को लेकर के उसके गुरुजी उसको घर लेकर जा रहे होते हैं, तो पता है वो शिष्य, वो बच्चा गुरुजी से क्या पूछता है? वो बच्चा पूछता है कि गुरुजी, ये महान योद्धा जो पूरा विश्व विजेता है, जिसने सारे पदक अपने नाम कर रखे हैं, जिसके सामने कोई लोग आने से डरते हैं, ये ऐसा योद्धा है जो इंसानी रूप में राक्षस है, ये ऐसा योद्धा है जो पलक झपकते ही लोगों को परास्त कर देता है। ऐसे योद्धा के सामने मैं कैसे खड़ा होने का हिम्मत कर दिया गुरुजी? मैं कैसे जीत गया? आप मुझे बताएं। मेरी उम्र अभी मात्र 13 साल है, मेरा हाथ नहीं है, मैं कैसे जीत गया? गुरुजी कहते हैं कि बेटा, मैं खुद नेशनल लेवल खेला हुआ हूं, मैंने खुद मेडल जीते हैं, और बेटा तुम्हारे पिताजी मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए भेजे हैं। अगर तुम कहीं और होते, तुम ऐसे लोगों के पास होते जिन्होंने खुद कभी नेशनल नहीं खेला है, तुम ऐसे लोगों के पास होते जिन्होंने खुद कभी स्टेट लेवल नहीं खेला है, तुम ऐसे लोगों के पास होते जो कभी खुद जिला स्तर का मैच नहीं खेला है। अगर तुम उसके पास होते ना बेटा, तो उसके पास जितना भी अधूरा ज्ञान होता वो सारा ज्ञान तुमको दे देता। पढ़ाई में भी यही होता है, 500-500 लोगों की भीड़ भेड़िए की तरफ बैठे होते हैं, इसमें से इक्का दुक्का का भी रिजल्ट नहीं होता है। साथियों, अल्फा सर, बीटा सर, गामा सर, पोस्टर ट्रैप में जो कहता हूं सपनों के सौदागर है लोग, ऐसे लोग हैं जो रंगीन पोस्टर में दिखा करके आपको सपनों के सौदागर बनते हैं, आपको हसीन सपने दिखाते हैं कि आप मेरे पास आइए, एक बार में हम आपको IIT करवा देंगे। पता है बेटा, IIT का ABCD उनको पता नहीं होता है, और समाज जो है भेड़िया की तरह उनके पीछे भागता है, उनको कुछ नहीं पता होता। शिक्षक कहीं से रट के आता है, देख करके आता है, बोर्ड पर से छाप देता है, बच्चा उसको लिख लेता है, ऊंची समझ लेता है, बच्चा बड़ा खुश होता है, कह रहे हमको तो हर चीज समझ में आ रहा है। जिसका कंपटीशन से कोई वास्ता नहीं है, जिससे कंपटीशन का कोई तुलना नहीं है, ऐसे चीजों को, ऐसे काम करके बच्चा खुश हो जाता है, उससे कुछ नहीं होता। साथियों, मैं उस बच्चा के बारे में कह रहा था जो मात्र 13 साल की उम्र में अपने एक बायां हाथ नहीं होने के बावजूद भी उस महान योद्धा को परास्त कर दिया, और परास्त करके जब अपने गुरुजी के साथ जा रहा था तो गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, मैं इस महान योद्धा को, इस चैंपियन को, इस विश्व विजेता को मैंने कैसे परास्त किया है? तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी कहीं और डाल दिए होते, किसी और के पास भेज दिए होते, ऐसे लोगों के पास भेज दिए होते जिन्होंने खुद कभी कोई पदक नहीं जीता है, तो उसके पास जितना भी पैतरा होता वो सभी पैतरा को तुमको बता देता, वो अधूरा पैतरा, लेकिन उसमें से कोई भी पैतरा तुमको जीत तक नहीं पहुंचाता। लेकिन बेटा, मैं खुद नेशनल लेवल का प्लेयर रहा हूं, मैंने खुद नेशनल लेवल जीते हैं, मैंने खुद पदक जीते हैं, और मुझे पता है बेटा, पता है तुम कैसे जीते। मैं जानता हूं कि वो जो योद्धा जिसके साथ तुम्हारा भिड़ंत होना है, वो आखिरी चाल जो चलेगा, उसके लिए वो जो पैतरा चलेगा, जो दाव चलेगा, उसके लिए सबसे पहले तुम्हारा वो बाएं हाथ को अपने पूरे कंट्रोल मिलेगा, अपने नियंत्रण मिलेगा, और फिर दाहिने हाथ से वो वार करेगा। मैं इस चीज को जानता था, और इसीलिए बेटा पिछले 5 महीने से लगातार मैंने सिर्फ उसी पैतरा पे तुम्हें प्रैक्टिस करवाया है। और ये जो तुम्हारा बायां हाथ नहीं है ना, यही जो तुम्हारी कमजोरी है, यही तुम्हारी मजबूती भी है। क्योंकि वो जो योद्धा है जिसके साथ तुम्हारा भिड़ंत होना था, मैं जानता था कि आखिरी दांव में, आखिरी पैतरे में वो तुम्हारा बामा हाथ को पकड़ना चाहेगा, और तभी वो दाहिने हाथ से उस आखिरी पैतरा को तुम पे वार करेगा। और ये तुम्हारी जो कमजोरी थी, उसको मैंने अपने दिल दिमाग से, अपने सोच से, अपने अनुभव से तुम्हारी उस कमजोरी को मैंने मजबूती में तब्दील कर दिया,
और जब तुम्हारी बामा हाथ को पकड़ करके दाहिने हाथ से वो पैतरा चलने लगा तो वो असफल हो गया और तुम उसी मौके को इस्तेमाल करके उसको परास्त कर दिए। तो बेटा, एक जो गुरु होता है ना, उसको पता होता है कि अपने बच्चों को कैसे जीत दिलाना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा नेशनल लेवल के टीम में खेले, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा नेशनल लेवल के कंपटीशन को निकाले, तो सबसे पहले एक अच्छा प्लान कीजिए, कहीं भी नहीं भेज दीजिए। अरे आप अपने आसपास देखिए ना कि जो भी लोग पहले जिस व्यवस्था से पढ़ करके निकले, क्या वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा लिए? अगर नहीं पाए तो फिर क्यों नहीं आप एनालिसिस कर रहे हैं इस चीज का? नहीं मानेंगे आप। अगर नहीं मानते हैं तो आप पछताने के लिए तैयार रहे। साथियों, ये पूरा मेरी जो ये मैं बात बताया, ये सच्ची कहानी है और इससे सीख लेने वाली बात है कि किसी भी काम को करने के पहले एक अच्छी प्लानिंग कीजिए। हजारों लोग 500 का बैच पटना में चलता है, पता है साथियों, इक्का दुक्का भी रिजल्ट नहीं होता। 3 4 5 चैप्टर में लोग साल भर पढ़ाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि आईआईटी में क्या पूछेगा। लेकिन समाज के जो मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको भगवान शरीर तो इंसानी दिया है लेकिन माइंड इंसानी नहीं है, इंसान का बाता नहीं है। वो सिर्फ खुश हो जाता है कि अरे सर जो पढ़ा रहे हैं हमको समझ में आ रहा है ना, उससे कंपटीशन का कोई वास्ता नहीं है। और इसी आपकी भोलापन को इस्तेमाल करके जो सपने के सौदागर वाले लोग हैं, वो अपना जो है पूरा जो उनका मनसा है उसमें वो सफल हो जाते हैं और आप जो है आपके हाथ से वो मौका निकल जाता है। तो साथियों, आप अपने चेतना को जागृत कीजिए और इसी चीज से निकालने के लिए मैं नर्सरी से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए नवादा में एक स्कूल की रचना किया हूं, जिसमें अगले 5 दिन तक और एडमिशन होगा और उसके बाद सभी बच्चों का क्लास शुरू हो जाएगा। मैं वही चीज बच्चों को दूंगा जिससे वो नेशनल लेवल के कंपटीशन में वो विजयी हो। मैं वही चीज बच्चों को बताऊंगा जिससे उसका दिमाग स्मार्ट हो। मैं वही चीज बच्चों को सिखाऊंगा जिससे वो लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित हो। मैं वही चीज बच्चों को सिखाऊंगा जिससे बच्चों के अंदर साइंटिफिक अप्रोच हो। मैं वो चीज नहीं सिखाऊंगा जो सिर्फ उसके बोर्ड के लिए हो। मैं वो चीज नहीं सिखाऊंगा जो सिर्फ मुझे समझ में आता है। मैं वो चीज नहीं सिखाऊंगा जिससे बच्चा खुश हो। मैं वो चीज नहीं सिखाऊंगा जिससे बच्चा सिर्फ जाकर के हमारी प्रशंसा करे और लोगों को फंसाए। मैं वो चीज नहीं सिखाऊंगा जिसका कंपटीशन से कोई वास्ता नहीं हो। तो साथियों, मैंने एक संकल्प लिया है कि ऐसे सभी लोग, अगर हम नवादा की बात करें तो हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनका जीवन हर साल अंधकार में गुम होता है। ऐसे बच्चों को अपने सपनों में जीने के लिए, उनके सपनों तक पहुंचाने के लिए मैं इस स्कूल की रचना किया हूं और ये अप्रैल के पहले सप्ताह से क्लास शुरू हो जाएगा। और ऐसे सभी लोग जो फॉर्म लेकर के गए हैं, जो बात करके गए हैं, अगर किन्हीं के द्वारा आप मिसगाइड हो रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि वो आदमी आप पे 2 साल बाद जरूर हंसेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप सफल हो। इसलिए अपने चेतना को जागृत कीजिए और सही समय पे सही निर्णय लीजिए। और इस सपने को साकार होने का नाम है IITian रितेश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जो गुनामा नवादा में गुनामा स्थित एक मजार है। गुनामा मजार के उत्तरी पूर्वी कोना पे स्थित है। और साथियों, मेरा YouTube चैनल भी है IITian रितेश स्कूल के नाम से। वहाँ पे स्कूल से संबंधित, हमारे एकेडमिक प्रोग्राम से संबंधित कई सारे वीडियो हमने डाला है। वहाँ पे जा करके देखिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334982506। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801174159। आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है अपने सपनों की तरफ एक एक कदम आज से ही बढ़ाना आप शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।